अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, अगर आप जमात नहम, दहम, 11वीं या 12वीं जमात से तल्लुक़ रखते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इक़्तिबास की तशरीह उसको करने का तरीका बताऊँगा। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में इक़्तिबास की तशरीह के हवाले से मैं आपको तमाम अहम नुकात बताऊँगा। तो चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट्स, इक़्तिबास की तशरीह उसको करने का क्या तरीका होता है। बेसिकली आपको बोर्ड के पेपर्स में एक पहरा दिया जाता है और उसमें से आपको कहा जाता है कि आप उसको उसके इक़्तिबास के हवाले से तशरीह करें। अब इक़्तिबास की जो तशरीह होती है उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। सबसे पहले जो हमें पहरा दिया जाता है, जब हम उसको हल करना शुरू करते हैं तो सवाल नंबर देते हैं। मिसाल के तौर पर इक़्तिबास की तशरीह वाला सवाल नंबर हमारा 7 है या 8 है या जो भी है, आप वो सवाल नंबर देंगे। उसके बाद उसमें जुज़ नहीं होता, ठीक है जी, इसको आपने उसमें आपने जुज़ नहीं देना, यानी कि वो डायरेक्टली एक सवाल होगा, सवाल नंबर 7 होगा, 8 होगा, 5 हो, 6 जो भी हो, आपने वो सवाल नंबर देना है। उसके बाद आपने आ जाना है इक़्तिबास की तशरीह। ऊपर आपने ये हेडिंग देनी है इक़्तिबास की तशरीह। आपने हेडिंग देने के बाद जो पैरा आपको दिया होगा, आपने उस पैरे में से कोई 1 या 1.5 लाइन वो आपने निशानदही के लिए आपने वो लिखनी है। इक़्तिबास की तशरीह की हेडिंग देने के बाद उसके नीचे या उसके आगे भी आप लिख सकते हैं, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि ये इस पैरे की जो तशरीह है वो करने लगा है। इसके बाद हम आ जाते हैं हवाला मतन। अब हवाला मतन बहुत ज़रूरी होता है। इसमें क्या होता है, पहले नंबर पर हमने लिखना होता है सबक का उन्वान, यानी कि कोई भी सबक है जिसकी आप इधर हेडिंग देंगे उसका आपने उन्वान इधर आके लिखना है। यहाँ स्टूडेंट उन्वान की बजाय नाम लिख देते हैं, सबक का नाम। तो जब ये आप लिखेंगे तो ये क्या है, गलत, आपका नंबर यहाँ से कट सकता है। उन्वान लिखना है, नाम गलत है। समझ आ गई स्टूडेंट्स। इसके बाद नंबर 2 पे उस सबक को लिखने वाला, यानी कि जो मुसन्निफ़ होता है उसका हमने नाम लिखना होता है, और मुसन्निफ़ का नाम लिखने के बाद हमारे पास जो हवाला मतन होता है वो हमारा ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ख़त कशीदा अल्फाज के मानी। अब जो जमात नहम और दहम इनके जो पेपर्स होते हैं उनमें ख़त कशीदा अल्फाज के मानी आते हैं। जो 11वीं और 12वीं होती है यानी कि इंटर, उनमें ख़त कशीदा अल्फाज के मानी वो नहीं आते। तो अगर आप जमात नहम और दहम में से हैं तो जो अल्फाज हाईलाइट किए हुए हैं आप उनको उनके अल्फाज और मानी उनको आप लिखेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स एक गैर ज़रूरी काम करते हैं कि जब इक़्तिबास की हम तशरीह कर रहे होते हैं उसमें सियाक़ो सबाक़ का कुछ भी नहीं पूछा जाता, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इक़्तिबास की तशरीह में सियाक़ो सबाक़ उसको लिखना शुरू कर देते हैं। अब जब आपसे एक चीज़ पूछी नहीं गई, आप उस चीज़ को पेपर में लिख रहे हैं और उसमें से कोई गलतियाँ निकलती हैं तो ज़ाहिर सी बात है आपके नंबर डिडक्ट होंगे। तो कोशिश करें, बल्कि मेरा मशवरा तो ये है कि आप जो सियाक़ो सबाक़ है इक़्तिबास की तशरीह में उसको बिल्कुल ही ना लिखें। उसके बाद हम आ जाते हैं आखिरी तशरीह पर। अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि तशरीह करने का तरीका ये है कि आप हाफ लाइन छोड़ के आपसे थोड़ी सी कम यहाँ से शुरू करें और तशरीह को आप करना शुरू कर दें। तशरीह में आपने लिखना है कि इक़्तिबास तलब पहरे में शायर के मुताबिक, आगे जो भी आपने चीज़ ऐड करनी है वो आप कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, जो इसकी तशरीह है वो एट लिस्ट कम से कम 15 लाइंस में हो, उसकी 15 लाइंस हो तो वो मुकम्मल एक इक़्तिबास की जो तशरीह है वो मुकम्मल बनती है। अगर आप इसमें से कुछ लाइंस कम करते हैं तो आपके नंबर डिडक्ट हो सकते हैं। कोशिश करें आप इस पहरे के मुतल्लिक़ जो आपके सिलेबस में जो आपके पेपर में आया हुआ है उसके मुतल्लिक़ कोई अशार, कोई हदीस, कोई वाक़या, कोई भी चीज़ आप ऐड कर सकते हैं, ताकि उसकी एक तो लेंथ बने और दूसरा उस जो इक़्तिबास तलब हमारा पहरा है उसकी जो क्वालिटी है उसमें बेहतरी आए। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी इक़्तिबास की तशरीह के मुतल्लिक़ इंफॉर्मेशन। अगर किसी स्टूडेंट को इस लेक्चर में किसी चीज़ की समझ आई हो
تو وہ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے اس پر مزید رہنمائی لے سکتا ہے۔ شکریہ۔